हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको बताया था, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसके बारे में आपने डिटेल से देखा था और कौन कौन से सवाल जो है इस कंडीशन से निकलता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आगे हम लोग देखेंगे स्थिति नंबर दूसरा को। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा सब लोग, जितना ज़्यादा ध्यान से देखिएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने आपको 6 कंडीशन बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको अवतल दर्पण के सामने वस्तु का, ऑब्जेक्ट का कितने पोजीशन होते हैं, कहाँ कहाँ उसको हम रख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वस्तु को हम, ऑब्जेक्ट को हम 6 जगह पर रख सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया था, जब हम लोग जो है अनंत पे रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, और वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको रे डायग्राम के माध्यम से भी समझाया था। आइए आज हम लोग बात करेंगे दूसरा, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। कहाँ हो बाबू, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, तब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वस्तु जब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रहता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है। इस सब के बारे में हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाकर सीखने का प्रयास करेंगे। जिसे मान लिया जाए बाबू, यह मेरा क्या है, यह मेरा एक कॉनकेव मिरर है जिसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यह मेरा अवतल दर्पण है। बोर्ड पे सब लोग आइए, बोर्ड पे आइए। और एक देखिए, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। यह मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, नाम देंगे x और नाम देंगे यहाँ पर x डैश। इस दर्पण का नाम देंगे एमएन और बीच में क्या रहता है, पोल रहता है जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। कहूँ न कहूँ इसका तो सेंटर होगा ना, इसका ये सेंटर है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। और वस्तु को जब भी रखा जाता है तो परपेंडिकुलर ही रखा जाता है। यह मेरा कोई वस्तु है। अब आपसे पूछा जाए कि वस्तु का पोजीशन कहाँ है, स्थिति कहाँ है, अनंत पे है क्या, नहीं। वक्रता केंद्र पर है क्या, नहीं। क्या दोनों के बीच में है, तो बिल्कुल बीच में है। मतलब कि वस्तु का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का जो बिंब का जो पोजीशन है, वह अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ है, बीच में है। अब इससे प्रतिबिंब बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 गो वस्तु से किरण निकलता है, लेकिन हमको निकालना कितना है, कोई भी 2 किरण को निकालना है। वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 किरण निकालते हैं, लेकिन जो है 4 प्रकार की किरण निकाल सकता है, लेकिन 2 किरण, कम से कम 2 किरण निकालकर हम उसका प्रतिबिंब बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए, तो कैसे निकाल, कोई भी निकाल सकते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर निकालिएगा, वक्रता केंद्र से निकाल सकते हैं, फोकस से निकाल सकते हैं, ध्रुव से निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का 2 किरण की सहायता से आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसे ध्यान से बोर्ड पर देखिए। पहला किरण देखिएगा, हम प्रधान अक्ष के समांतर निकालेंगे। जब प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से होते हुए जाएगा, तब यह फोकस से होते हुए आसानी से आ जाएगा। सही बात है, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। एक किरण हमने दिया प्रधान अक्ष के समांतर, तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है, परावर्तित होकर। चलिए, एक और हम दे रहे हैं। मान लिया जाए एक हम वक्रता केंद्र से दे दिए भाई, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। अब बताइए, 2 किरण हमने वस्तु से निकाला, क्या दोनों परावर्तन के बाद कहीं पर कट रहा है? ये देखिए, यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर गया तब फोकस से होते हुए गया, यह जो है वक्रता केंद्र से गया तो वापस अपने ही पथ पर लौट गया। तो दोनों कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर देखिए दोनों कट कर रहा है। इसका मतलब कि परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर कटेगा उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यही जो है, यही उसका जो है प्रतिबिंब बन। इसका नाम देंगे यहाँ पर ए बी। यदि हम वस्तु का नाम देते हैं तो ए डैश और बी डैश जो है हम प्रतिबिंब का नाम दे सकते हैं। तो आप ही बताइए, वस्तु ऊपर मुदे, प्रतिबिंब कहाँ, नीचे मुदे।
तो जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वो वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? वास्तविक होता है। दर्पण के आगे बन रहा है, बन कहाँ रहा है? देखिएगा वक्ता केंद्र तथा कहाँ फोकस के बीच में बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है कि वस्तु से छोटा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। चलिए, आपके मन में होगा कि सर जी का याद कैसे होंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर खींचो, वक्ता केंद्र से खींचो। कहते हैं कि चारों में से कोई भी खींच सकते हैं, और भी हम आपको दिखा सकते हैं। ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। एक बात आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी किरण को, दो किरण को खींचकर आप जो है आराम से प्रतिबिंब बना सकते हैं। चलिए, इस इमेज को बनाने के लिए हम दूसरा रे डायग्राम का सहारा लेंगे। ध्यान से बोर्ड पे समझिएगा। यह एक्स है, ये आपका क्या है? एक्स डैश है। ये क्या है? एम है। बीच में क्या होगा? यहाँ पर सेंटर होगा। यहाँ क्या होगा? एफ होगा। यहाँ क्या होगा? पी होगा। चलिए, वस्तु को हम यहाँ पर रख दिए। अब आप ही बताइए, अब कौन कौन किरण खींचा जाए? मान लिया जाए हम एक फोकस से खींच रहे हैं, तब फोकस से आने के बाद में क्या होता है? याद है आप लोग को? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। यदि वस्तु से निकलने वाली कोई किरण फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह जो है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाती है। चलिए, एक बार देखिए, हम कहां से लेके जा रहे हैं? ध्रुव से गुजार रहे हैं। तो ये क्या होगा? जब ध्रुव से आएगा तो वहां से आने के बाद में यह जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा। मतलब कि जितना ई कोण होगा उतना ही ई कोण होगा। क्या दोनों परावर्तन के बाद में कहूं पर कट रहा है? जहां पर कटेगा और ये परी जो है उसका क्या बन जाएगा? वहीं पर उसका जो है प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाएगा। इसको नाम देंगे यदि ए बी, इसको देना पड़ेगा ए डैश और बी डैश। मेरा कहने का मतलब यही बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रट के मत रखिएगा कि प्रतिबिंब जब बनेगा तो प्रधान अक्ष के समांतर खींचिए, वक्ता केंद्र से खींचिए। नहीं, 4 प्रकार का किरण आप निकाल सकते हैं। चारों में से कोई भी 2 खींचिएगा तो आप जो है आराम से प्रतिबिंब बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है, उल्टा बनता है। तो कंडीशन में किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सुविधा की दृष्टिकोण से, सुविधा की दृष्टिकोण से हम लोग प्रायः जो है ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि आसान है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर खींच दीजिए, एक वक्ता केंद्र से खींच दीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन ये कह देना कि खाली ऐसे ही बनेगा, यह बिल्कुल गलत है। आप देखिए, एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लिया जाए, छोटा दिखा रहा है आपको, यह देखिए एक और कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। अभी तो 2 है आपके पास, 4 कंडीशन बन सकता है। 4 प्रकार से आप इमेज बना सकते हैं। इसको छोटा कर देते हैं बाबू, ध्यान से बोर्ड का सबको देखिएगा। यह मेरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यह मेरा क्या है? एम है। यह मेरा क्या है? पी है। यह मेरा क्या होगा? यहाँ फोकस होगा। तो यहाँ क्या होगा? सी होगा। देखिए, वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं, नाम देते क्या है? ए बी। अब मान लिया जाए कि एक किरण हम खींच रहे हैं आपको कहां से? ध्रुव से। तो ध्रुव से जाएगा तो क्या करेगा यार? प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा। जितना ई वाला उतना ही ई वाला। एक किरण देखिएगा हम वक्ता केंद्र से खींच रहे हैं तो अपने ही पथ पर वापस क्या हो जाएगा? लौट जाएगी। तो बताइए, दोनों परावर्तन के बाद में जहां पर कटेगा ए डैश और क्या हो जाएगा? बी डैश। मतलब कि कोई भी 2 किरण को खींचकर बहुत आसानी से जो है आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। इतना बात यदि आप समझते हैं, बूझते हैं, तो आपको जो है प्रतिबिंब बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए, इसको आप हेडिंग बनाइए। इसको आप लोग हेडिंग बनाइए। नंबर 2, जब वस्तु अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा। नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा। क्या लिखिएगा पहले सुन लीजिए। आप देख रहे हैं, जब वस्तु अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच में कन्हु रखिएगा, अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच में रखिएगा, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। चाहे किसी भी किरण की सहायता से बनाइए, वह जो है सी तथा एफ के बीच में ही बनेगा। लिखिएगा नीचे डैश देगा। जब वस्तु अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच स्थित रहता है। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहता है। अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहता है। वक्ता केंद्र के बीच स्थित रहता है। तब
तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा, वक्रता केंद्र तथा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। फोकस के बीच प्राप्त होता है। फोकस के बीच क्या होता है बाबू? प्राप्त होता है। अब आप क्या कीजिएगा, ये तीनों फोटो को आप उतार लीजिए। आपको दिमाग से कचरा दूर हो गया होगा कि मैं किसी भी किरण की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता हूं। इसको बनाइएगा चित्र नंबर 1, इसको चित्र नंबर 2, इसको चित्र नंबर 3। आपका चित्र नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका चित्र नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका चित्र नंबर 3 हो जाएगा। तीनों उतारिए जल्दी। वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से आप उतार सकते हैं। चलिए उतार लिए होंगे तो नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा। उतारने के बाद, उतारने के बाद नीचे डैश देके लिखिएगा, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में छोटा होता है। इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में छोटा होता है। वस्तु की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। वस्तु की तुलना में छोटा होता है। बिल्कुल आप देख रहे हैं, अनंत पर था तो बहुत छोटा था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आए तो थोड़ा सा छोटा हुआ। उसमें बहुत छोटा माने बिंदु के जैसा था, इसमें कुछ साइज बढ़ा। मतलब कि जैसे जैसे हम अनंत से नजदीक आ रहे हैं, अभी तक यही था कि बहुत छोटा, अभी कुछ साइज बढ़ा। अभी देखते हैं अभी और साइज बढ़ेगा क्या भाई? देख रहे हैं वस्तु की तुलना में। अब हम कहाँ रख सकते हैं? कंडीशन नंबर 3 पर हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान से बोर्ड पे सबसे पहले आप लोग देखते जाइए। अब 3 कंडीशन क्या कहता है उसको समझिएगा सब लोग। कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है? जब वस्तु कहाँ स्थित हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, स्थित हो, तब देखिएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यह मेरा क्या है? एक प्रकार का अवतल दर्पण हमने बनाया है। ध्यान से एकदम समझिए सब लोग बाबू। जितना ज्यादा देखिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगी। अब देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रा किया, और प्रिंसिपल एक्सिस मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को इसका हमने नेमिंग कर दिया। क्या नाम दे दिया? एमएन हमने जो है मिरर का नाम दे दिया, दर्पण का नाम दे दिया। कहूं न कहूं सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। कहूं न कहूं जो है आपका फोकल पॉइंट तो होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब वस्तु को यदि हम यहाँ पर रख देते हैं बाबू, तब क्या होगा? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में ही कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। कैसे भाई? हमारे पास तो 4 किरण है, 4 में से कोई खींचेंगे। देखिए सबसे पहला हम प्रधान अक्ष के समांतर खींचेंगे तो यह कहां से होके जाएगा? आराम से फोकस से होके जाएगा। ठीक है। दूसरा हम चाहेंगे तो कहां से खींच सकते हैं? हम चाहेंगे तो फोकस से भी खींच सकते हैं, चाहेंगे तो आपका ध्रुव से भी खींच सकते हैं। चलिए हम फोकस से खींच देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब फोकस से खींचेंगे तब देखिए क्या होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा।
जब प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर दोनों कट गया, यही उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों का साइज जो है लगभग क्या है, बराबर है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित रहता है, वक्ता की आपका सी है बाबू, सी पॉइंट है, लगता है कि यहाँ पर आपको गौन हो गया है, या सी पॉइंट का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र पर रख देते हैं तब उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। और दोनों का साइज पूछा जाए तो साइज क्या होता है, दोनों का साइज इक्वल होता है, समान होता है, बराबर होता है। और यहाँ से सवाल हमेशा पूछा करता है, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बोर्ड हो, क्योंकि यह बहुत स्पेशल कंडीशन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब उसी जगह पर बनेगा। तो एक ही पोजीशन है जिसका नाम है वक्ता केंद्र। और इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु की तुलना में छोटा होता है कि बड़ा होता है कि बराबर होता है, तो आराम से कहेंगे कि बराबर होता है। इस कंडीशन को आप समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात, नीचे ऐसा डैश लिख दीजिएगा। हेडिंग बनाइए आप लोग, हेडिंग बनाइएगा बाबू। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो, हेडिंग बना के नीचे से लिखिएगा। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित रहता है, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित रहता है, वक्रता केंद्र पर स्थित रहता है, वक्रता केंद्र पर स्थित रहता है, तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। इसको फोटो पहले बना लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके फोटो आराम से बना लीजिएगा। फोटो बनाने के बाद नीचे लिखिए ऐसा डैश लेकर, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। यहाँ से सवाल मैंने आपको बताया, सवाल को भी दिमाग में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने वह कौन सा वैसा पोजीशन है, कौन सा वैसा जगह है जहां पर वस्तु को रखने के बाद उसका प्रतिबिंब उसी जगह पर बनता है। तो एक लौता पोजीशन है जिसका नाम है वक्ता केंद्र। ये यहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा और दोनों का साइज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। थोड़ा सा इसको मार्क करके रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा। यहाँ से सवाल हमेशा पूछा करता है। अब आइए हम लोग एक बात और समझते हैं। यहां तक एक चीज आपने देखा, जब वस्तु को अनंत पे रखा तब प्रतिबिंब एकदम बिंदु के जैसा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जब वस्तु को हमने अनंत पे रखा तब प्रतिबिंब बिंदु के जैसा। जब अनंत तथा कहां सी के बीच में रखा तो प्रतिबिंब का साइज कुछ बढ़ा। जब जो है हम उसको कहां रखा, सी पर रखा, उसको जब सी पर रखा तब एकदम बराबर हो गया। मतलब यहां रखा तो छोटा की बहुत छोटा, कहेंगे कि जब वहां रखा तो बहुत छोटा बना। जब यहां रखा तब साइज कैसा रहा, सिर्फ उसको हमने कहा कि छोटा बना। जब यहां रखा तो हमने क्या कहा, यहां जैसे रखा तो साइज आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब कि एक बात आपसे अब सवाल पूछा जाए कि जब जो है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत से वक्ता केंद्र तक लाया जाता है तब उसके प्रतिबिंब में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत से वक्ता केंद्र तक लाया जाता है
तब उसके प्रतिबिंब में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो आप देख रहे हैं अनंत से जैसे जैसे आप जो है वक्ता केंद्र की वस्तु को ला रहे हैं उसका प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है। उसका प्रतिबिंब का आकार जो है यहाँ पर बहुत छोटा, यहाँ पर छोटा, यहाँ पर बराबर, तो हम कह सकते हैं कि वह जो है बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते जैसे ही वक्ता केंद्र पा जाता है तो समान हो जाता है। अब देखते हैं भाई इसके अंदर आते हैं तब क्या होता है। इसके अंदर आने के बाद में क्या कंडीशन होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा गौर से समझिएगा, गौर से बुझिएगा, ठीक है। ये सब अंदर की बातें हैं, यहाँ से सवाल आपको उठा के दे देगा, बच्चा हमेशा कंफ्यूज कर जाता है कि क्या होता है, प्रतिबिंब पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत से वक्ता केंद्र तक खिसकाया जाता है, बच्चा को समझ में भी नहीं आता है क्या कह रहा है, कुछ नहीं। अनंत से वक्ता केंद्र की ओर लाते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब का साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग कंडीशन नंबर 4 की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आइए हम बात करते हैं, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में। वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में अब वस्तु का यह मेरा पोजीशन होगा। वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे तब कैसा बनेगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे बाबू तो सबसे पहले हम बना के देखेंगे ना कि कैसा बनता है। ध्यान से बोल के देखिए सब लोग। यह मेरा क्या है, अवतल दर्पण है। नाम देंगे इसका क्या, एम। कहूं ना कहूं क्या होगा इसका, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो इसको तो पोल नाम देना ही पड़ेगा ना। ये क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा आपके पास में सेंटर, ये क्या हो जाएगा एफ। अभी तक आप वस्तु को यहां तक रखे हैं, यहां तक रखे हैं तो साइज बढ़ते गया है, यहां तक के बराबर हो गया है। अब यदि वस्तु को हम यहाँ पर लिया के रख देते हैं तब क्या हो जाएगा भाई, अब वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में रख दिया। जब भी वस्तु को रखा जाता है तो परपेंडिकुलर, दैट मींस हम लंबवत रखा करते हैं। अब प्रतिबिंब बनाना है तो कोई भी जो आप दो किरण को बहुत आसानी ढंग से खींच सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे समांतर खींचेंगे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर खींचेंगे, स्केल की सहायता से आप आराम से बनाइएगा, ऐसे करके हमसे थोड़ा सा टेढ़ भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर खींचेंगे तो फोकस से होते हुए जाएगा। अब बताइए एक और खींच सकते हैं, कहां से खींचा जाए, कहूं से खींचे, फोकस से खींचेगा तो समांतर हो जाएगा। और ध्रुव से खींचिएगा तो क्या करेगा, यह जो है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करते हुए कहूं न कहूं कटेगा, कहूं न कहूं कटेगा। नाम देंगे इसको ए डैश, क्या नाम देंगे, बी डैश। अब आप ही बताइए प्रतिबिंब कने बना भाई, वास्तविक बना कि सीधा बना। आप देख रहे हैं कि वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टा होता है, ये तो कुछ कहना ही नहीं है। दर्पण के आगे बनने वाले सभी प्रतिबिंब जो है वास्तविक होते हैं, अब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। बना कहाँ, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बना। आकार छोटा है कि बड़ा हो गया, आकार बड़ा हो गया। यहाँ तक वस्तु को लाए थे तो बराबर हो गया था, फिर अंदर ढुके तो उसका साइज बढ़ गया है नहीं। अर्थात हम कहेंगे कि जैसे ही वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब वक्ता केंद्र तथा कहाँ, अनंत के बीच में बनता है। और इस कंडीशन में बना हुआ प्रतिबिंब का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो वस्तु की तुलना में छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो बड़ा होता है नहीं। चलिए नीचे ऐसा डैश लेके लिखिएगा, उसको हेडिंग बनाइए। पहले आप लोग ऊपर वाला को हेडिंग बनाइए और नीचे लिखिएगा डैश देकर, लिखिएगा डैश देकर। जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित रहता है, वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित रहता है, तब उसका
वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच बनता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, इस फिगर को उतार लीजिएगा। इसी को हम किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख भी कभी कभी पूछ देता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है तब उसका किरण आरेख खींचे। किरण आरेख द्वारा खींचकर बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सब चीजें को। चलिए वीडियो को पॉज करके आराम से आप उतार लीजिएगा। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे लिखिएगा डैश देकर। इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। वस्तु की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। यहां तक आपने बहुत अच्छा ढंग से समझा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे, अब कंडीशन नंबर, अब हम लोग 5 की बात करने जा रहे हैं कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान से बोर्ड पे सब कुछ देखिएगा। चलिए कंडीशन नंबर 5 है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो बाबू? फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा? ध्यान से सब लोग देखिए। यह मेरा कोई क्या है? अवतल दर्पण है। कहूं ना कहूं उसका क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। नेमिंग क्या देंगे इसको? एमएन नाम देंगे। कहूं ना कहूं क्या होगा? सेंटर होगा। कहूं ना कहूं उसका क्या होगा? मिड पॉइंट पर एफ होगा। एफ है, यहाँ पर पी है, एक्स और एक्स डैश है। इस सब चीज से आप लोग परिचित है। अब जब वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहां है? ठीक है, अब देखिए इसे हम 2 प्रकार की किरण निकालेंगे। एक किरण देखिएगा बाबू हम निकाल रहे हैं क्या? एक किरण हम निकालने जा रहे हैं। चलिए एक किरण को सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाएगा तो वह तो फोकस से होके ही न जाता है। इस प्रकार से फोकस से होके जाता है। एक किरण को देखिएगा हम ध्रुव से निकालेंगे तो क्या बताइए, जब ध्रुव से निकलेगा तो वह प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करेगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। अब बताइए भाई, अब सब आपके आंख के सामने है। अब बताइए कभी मिलने वाला आगे है? ये कभी भी आगे मिलने वाला नहीं है। इसको कहा जाएगा कि यह समांतर है। समांतर किरण कहूं जाके मिलती है? समांतर किरण जाके मिलती है। कहां पर मिलती है? तो ऐसा कहा जाता है कि अनंत पर जाकर मिलती है। तो अनंत पे जाकर मिलेगा तो अनंत पर जो वस्तु रहता है वह बहुत छोटा रहता है कि बहुत बड़ा रहता है? तो वह बहुत बड़ा रहता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा कि दर्पण के आगे? तो दर्पण के आगे बनेगा। और दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनता है वह रियल इमेज होता है, वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि जैसे ही अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। और इस स्थिति में वस्तु के जो उसका साइज होता है प्रतिबिंब का, वह वस्तु की तुलना में बड़ा कि छोटा कि बहुत बड़ा, तब जो है उस कंडीशन में बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और इसका यूज भी है। जैसे आप देखे हैं क्या, इस कंडीशन से एक सवाल पूछा करता है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में
इस कंडीशन से एक सवाल पूछा करता है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में प्रायः अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्यों? इस बात को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस कंडीशन से सवाल राइज होता है, इसी जो है स्थिति से एक सवाल राइज होता है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, मोटर गाड़ी के कौन लाइट में? हेडलाइट में, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किया जाता है, क्यों? यह सवाल एक पूछा करता है, बहुत ही मोस्ट वांटेड सवाल है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है कि जैसे ही मोटर गाड़ी है, ये अवतल दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें यदि प्रकाश स्रोत को आप फोकस पर रखिएगा, जैसे ही फोकस पर प्रकाश स्रोत को रखते हैं, तब फोकस पर रखने के बाद जो आपका किरण पुंज प्राप्त होगा, वह किरण पुंज आपस में क्या होता है? समांतर होता है। और समांतर होने के कारण, जैसे ही जो है समांतर होने के कारण बहुत दूर तक दिखाई देता है, मतलब कि आगे जो है बहुत दूर तक देखने में सुविधा होती है। यही वजह है कि हम लोग और मोटर गाड़ी के हेडलाइट में प्रायः जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका आप लोग देखे होंगे, क्या घर में आपको टॉर्च होगा बल्ब वाला, तो उसमें अंदर इसी प्रकार से गोल एक कटोरी जैसा रहता है, और उसी कटोरी के बीच में जो है इस प्रकार से छेद रहता है, जिसमें आपका बल्ब लगा हो रहता है। मतलब कि बल्ब को, प्रकाश स्रोत को एकदम फोकस पर रखा जाता है। जब फोकस पर रखा रहेगा तब वहां जो प्रकाश निकलेगा, तो परावर्तन के बाद में जो है एकदम सभी प्रकाश की किरणें आपस में समांतर हो जाएगी, और जब समांतर किरण है तो बहुत दूर तक जाएगा, तो आगे क्या वस्तु है, आगे कौन सा चीजें हैं, उसको देखने में सुविधा होती है। इसी के कारण हम लोग इसका उपयोग हम लोग करते हैं मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। एक सवाल यहाँ से और पूछा करता है, वो क्या है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक सवाल और है कि डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला के निरीक्षण में किया जाता है। किया जाता है, क्यों? इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला के निरीक्षण में किया जाता है, क्यों? कभी कभी यदि आप, भगवान न करे, खुदा न करे कि आप डॉक्टर के पास जाएं, यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, समझिए कि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ जाए, बिल्कुल नहीं जाइएगा। ऊपर वाले से मैं आपके लिए विनती करता हूं कि आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाए। खुदा न खास्ते कभी डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाए, आपका कान खराब हो गया होगा, आपका नाक खराब हो गया होगा, आपका गला खराब हो गया होगा, तो मैं तो खैर कान का सर्जरी करवाया हूँ, तो मैं कान के डॉक्टर से हमेशा मिलते रहा हूँ, तो वहां पर मैंने इसको बहुत बारीकी से देखा है। वो क्या करता है कि आपको कान के देखने के लिए इसी अवतल दर्पण का उपयोग इस प्रकार से ऐसा बना हुआ रहता है, और उसमें भी जो है फोकस पर ही प्रकाश स्रोत को रखता है, और जहां से समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, तो कान में अंदर तक, एकदम अंदर तक बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और अंदर तक जो है कान में चलने में क्या दिक्कत है, यदि जो समांतर किरण पुंज नहीं रहता, इधर उधर फैल जाता, तो अंदर जो है वो प्रकाश की किरण जो है कान के चर्रा तक नहीं पहुंचता, और डॉक्टर को दिखाई भी नहीं देता कि अंदर क्या दिक्कत है, चर्रा में छेद हो है कि कीड़ा लगल है कि भुआ लगल है, क्या लगल है, उसको देखने के लिए उसे समांतर किरण पुंज की आवश्यकता होगी। इसी ख्याल से जो है डॉक्टर के द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला के निरीक्षण में किया जाता है। इस बात को आप समझते हैं, इतना बात जो है हम लोग लिखते हैं ध्यान से। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा 5 में, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु कहां स्थित हो बाबू? फोकस पर स्थित हो। लिखिएगा नीचे से डैश देकर,
लिखिएगा यहां नीचे से डैश देकर, जब वस्तु फोकस पर स्थित रहता है, फोकस पर स्थित रहता है, तब फोकस पर स्थित रहता है, तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, तब उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। इस फिगर को बना लीजिएगा अच्छा ढंग से एकदम। जब भी फिगर बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा, स्केल रखिएगा साथ में, आपका लाइनिंग जो है बिल्कुल सीधा आएगा। वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए और नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा फिगर के नीचे में, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा होता है, वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अब कुछ सवाल है, उस सवाल को भी हम लोग लिख लेंगे। बहुत बड़ा होता है। अब एक क्वेश्चन बनाइएगा, एक सवाल बनाइएगा बाबू, जैसे हम बोर्ड पे सवाल बनाए हुए हैं, आप एक सवाल बनाइएगा। क्वेश्चन कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? इस सवाल को आप लोग बना लीजिए। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? उसका उत्तर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि जब अवतल दर्पण में, क्योंकि जब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में प्रकाश स्रोत को, जब अवतल दर्पण में प्रकाश स्रोत को, स्रोत लिखावेगा ना बाबू, इस प्रकार से लिखाता स्रोत, दंती स से, प्रकाश स्रोत को, प्रकाश स्रोत को फोकस पर रखते हैं, प्रकाश स्रोत को फोकस पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तब फोकस पर रखते हैं, तब समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है। फोकस पर रखते हैं तब समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है। फोकस पर रखते हैं तब समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है, समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है। ठीक है, समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है, जिससे समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है, जिससे अधिक दूरी तक की वस्तु को, जिससे अधिक दूरी तक की वस्तु को, अधिक दूरी तक की वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। जैसे आपको बस होगा, ट्रक होगा,
कोई भी 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, उस सब में जो है समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है, तब बहुत दूर तक लगता है। आपके जो दिया जलता है ना, वो ऐसे बॉल जला दीजिए, ऐसे को बॉल जलाते हैं तो बॉल से कितना दूर तक रोकेगा, क्योंकि उससे समांतर किरण पुंज की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन वही बॉल्ब को जो है आप एक अवतल दर्पण के फोकस पर फिट कर दीजिएगा, तो वहां से समांतर किरण पुंज फोकस मार के निकलेगा। टॉर्च में भी आप देखते होंगे, टॉर्च में भी सेम है, टॉर्च में भी आपको अवतल दर्पण का उपयोग होता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट हुआ, हेडलाइट करने के बाद जो मेन लाइट आगे रहता है, उसको जब मारेगा तो फोकस बहुत दूर तक जाता है, बहुत आगे जो है रोड के बहुत 2 किलोमीटर तक के कारण को तो इतना तगड़ा होता है कि 2-2 किलोमीटर तक जो है बहुत दूर तक देख सकता है। जो हाई क्वालिटी का जो बल्ब होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, वो बहुत दूर तक ले जाता है। आप शायद समझ गए होंगे क्यों उपयोग करते हैं। दूसरा सवाल लिखिएगा, डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग, डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग, डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान तथा गला, नाक, कान तथा गला के निरीक्षण में किया जाता है। क्यों? डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान तथा गला के निरीक्षण में किया जाता है। क्यों निरीक्षण में किया जाता है? क्यों? इसका उत्तर लिखिएगा नीचे, इसका भी सेम उत्तर है, सेम जवाब इसका है। उसमें है कि रोड पर के चीज को देखता है, इसमें नाक के अंदर की चीज को देखता है, कान के अंदर की चीज को देखता है, गला के अंदर की चीज को देखता है, लेकिन फंक्शन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। इसमें भी समांतर किरण पुंज की ही प्राप्ति होती है। देखिएगा उत्तर, डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग, डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान तथा गला के निरीक्षण में किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान तथा गला के निरीक्षण में किया जाता है। नाक, कान तथा गला के निरीक्षण में किया जाता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण में, क्योंकि जब अवतल दर्पण में प्रकाश स्रोत को फोकस पे रखा जाता है, अवतल दर्पण में प्रकाश स्रोत को फोकस पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है, तब समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है। फोकस पर रखा जाता है तब समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है। समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है। समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है। समांतर किरण पुंज की क्या होती है बाबू? प्राप्ति होती है, जिससे डॉक्टर को नाक, कान एवं गला का निरीक्षण करने में, जिससे डॉक्टर को नाक, कान एवं गला का निरीक्षण करने में, नाक, कान एवं गला का निरीक्षण करने में आसानी होती है। क्या होती है? आसानी होती है। ये था आपको कंडीशन नंबर 5 और उससे जो भी सवाल राइज होता है उसके बारे में। आप समझते हैं सबसे अंतिम कंडीशन है जिसका नाम है कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित रहेगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आइए हम लोग उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी चीज को आप बारीकी से सुनिए, समझिए, तब कुछ तनी मानी था पता लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा। आपको समझना पड़ेगा। आपको हाँ समझिए, थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन समझना तो पड़ेगा आपको। आइए कंडीशन नंबर 6 क्या है भाई? ताकि जब वस्तु कहाँ हो? फोकस एवं
ध्रुव के बीच हो। ध्रुव के कहा हो? ध्रुव के बीच हो। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा बारीकी से। फोटो तो बनाएंगे हम लोग, बिना फोटो बनाए जो है, बिना रेट डायग्राम बनाए हुए पता ही नहीं चलेगा। अब देखने का प्रयास करेंगे कि जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच भी रहेगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यह मेरा अवतल दर्पण है। सब लोग समझने का प्रयास कीजिएगा बारीकी से। ये x और x डैश है, मैं बार बार बना रहा हूं। ध्रुव है, यहाँ F है, यहाँ आपका C है, नाम देंगे इसको, नेमिंग करेंगे एम इन। अब वस्तु यदि यहाँ पर रख दिया जाए बाबू रे, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे भाई? तो यहाँ से दो किरण तो निकालेंगे ना, यहाँ से दो प्रकार की किरण निकालेंगे। एक किरण यदि हम इस प्रकार से निकालते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए भाग जाएगा, जितना कोण ई होगा उतना ही कोण ई होगा। एक किरण आप लोग और निकालिए। एक किरण कहां से निकाल सकते हैं? एक प्रधानज के समांतर भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रधानज के समांतर निकालेंगे तब कहीं आएगा भाई, इस प्रकार से ऐसे आएगा। और देखिएगा जब ऐसे आएगा यह दोनों जो है कभी मिलने वाला नहीं है, आगे जाते जाते यह फैलते ही चला जाएगा। मतलब कि आगे जो है कि कभी इधर मिलने वाला नहीं है, ऐसे ही आगे आएगा। इस प्रकार से आगे आते आते ऐसे फैल जाएगा। ये भी यदि ऐसे आगे आएगा तो आते आते आगे ऐसे फैलते चला जाएगा। मतलब कि कभी जो है इस साइड में यह मिलने वाली बात नहीं है। तो इसको देखिए थोड़ा सा हम उस साइड में देखते जाते हैं। कहूँ ना कहूँ तो मिलेगा। देखिए नाम देंगे ए डैश और बी डैश, ये आपका है ए बी प्रतिक्रिया। अब बताइए ऐसा कंडीशन आपके पास में हुआ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। अब प्रतिबिंब आगे बना कि दर्पण के पीछे बना? तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। एक लौता कंडीशन है। वास्तविक बना कि काल्पनिक बना? काल्पनिक बना। अभी तक जितने भी बना था वो सब आपको वास्तविक बना था बाबू। अभी तक जितने भी मैंने आपको बताया था सब वास्तविक प्रतिबिंब बना था। लेकिन जैसे ही जो है वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में लेके आ जाएंगे तब उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा है? वस्तु से क्या है, उसका आकार बड़ा होता है। तो एक लौता कंडीशन है अवतल दर्पण में। इस यहाँ से सवाल बहुत पूछा करता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो एक लौता कंडीशन है कहाँ पर? फोकस तथा ध्रुव के बीच में। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल आता है, यहाँ से बहुत सारे सवाल। सबसे पहला सवाल कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। एक सवाल आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, ध्यान दीजिए थोड़ा सा बोर्ड पर, थोड़ा सा आवाज आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना? आप लोग कंसंट्रेशन ज्यादा बनाइएगा। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती मतलब समझते हैं ना? हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों रूप में किया जाता है? क्यों? क्योंकि जहां पर हजामती कहने का मतलब कि सैलून में किया जाता है, जो भी सैलून है वहां पर हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आखिर ऐसा वजह क्या है? आप जो भी छोटे मोटे शहर में देखें वहां पर समतल दर्पण रहता है। आपका बाजार जो लोकल मार्केट है, कोई भी मार्केट हो आपके पास में लोकल, वहां पर जो है आपको समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो सैलून होते हैं वहां पर जो है प्रायः अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कारण क्या है, रीजन क्या है, उस रीजन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या वजह है वहां पर जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना बात आप जो है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 को। 6 आखिर पॉइंट आपका क्या कहता है उसको लिखिएगा सबसे पहले नीचे ऐसा। इसको हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाने के बाद में
आप जो है नीचे डैश देके लिखिएगा। हेडिंग बनाने के बाद में नीचे लिखिएगा डैश देकर। जब वस्तु फोकस पर स्थित रहता है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित रहता है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित रहता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित रहता है, तब उसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब, तब उसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। आप पहले फोटो बना लीजिएगा आराम से, फोटो को ढंग से बना लीजिए। बगल में एक मशीन चालू हो गई जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बिजली भी चली गई है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। फोटो पॉज करके बना लीजिए। अब नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, फोटो को नीचे डैश देकर। इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। वस्तु की तुलना में क्या होता है बाबू? बड़ा होता है। वस्तु की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और हम लोग बाद में डिटेल से देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आपको डिटेल से काम करेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।